तो यहाँ विपिन जी आप ही के पास बार बार आना चाहूंगी मैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि विषय है, जम्मू कश्मीर का ये विषय है। थर्ड फेज की जो वोटिंग है उसके बारे में हमने देखा, थोड़ा सा इस बार पैटर्न भी चेंज होता नजर आया। तो आपको क्या लगता है, देखिए आपकी जो राजनीतिक जो समझ है और आप क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है इस बार पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस या एनसी किसे इस बार फायदा होने वाला है, और अगर नुकसान होने वाला है तो किसे होने वाला है? क्योंकि देखिए सबने अलग अलग अपने मुद्दे बताए थे। एक तरफ जहां 370 की बहाली की बात सामने आ रही थी और एक तरफ वो लोग जो 370 के हटने से वहां पर खुश होते हुए नजर आए थे। कहीं ना कहीं टग ऑफ वॉर भी अभी भी देखने को मिल रही है इसको लेकर। क्या लगता है सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा? विपिन जी देखिए एक बात तय है, और क्योंकि खासतौर 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद आजकल हर एक कदम फूक फूक के लेना पड़ता है, खासतौर पे पत्रकारों को, और आंकलन जो कर रहे होते हैं, क्योंकि जो चुनावों का एक तरह से जब आंकलन करा था एग्जिट पोल में तो वो सटीक नहीं बैठा। तो यहाँ पर क्योंकि नतीजे कुछ और आए, तो यहाँ पर देखिए ये बात तय है कि इन चुनावों में जो आज संपन्न हुए हैं वहाँ पर स्पष्ट बहुमत किसी भी एक राजनीतिक दल को नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर गठबंधन की ही सरकार बनेगी, और यहाँ पर कौन किसको समर्थन देता है देखिए वो तो समय बलवान है, वक्त ही तय करेगा। और यहाँ पर अगर हम गुपकार जो गुट है, अलायंस है, उसके अगर उसको मद्देनजर रखते हुए बात करें तो वहां पर तो उनका मुद्दा ये है कि कैसे 370 और ये इनको दोबारा करा जाए। तो वहां पर तो ये देखिए वहां पर क्योंकि वो एक अलग है, या सारा विपक्ष बनाम नरेंद्र मोदी, और तो वहां पर अगर वो चीज हावी होती है या वो उस चीज को अहमियत मिलती है तो वहां पर क्या ये लोग हाथ मिलाएंगे? और वो अलग बात है कि चुनावी मैदान में जब जनता के बीच रूबरू हुए नेता, और जिनके वरिष्ठ नेता पीडीपी के, एनसी के, तो वहां पर वो लोग अपना रुख साफ कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां पर कुछ भी मुमकिन है। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। आखिरी गेंद तक आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मैच किसकी तरफ रुक कर जाए। आखिरी गेंद में अगर कोई क्लीन बोल्ड हो जाए बैट्समैन या छक्का लग जाए तो मैच का पासा पलट सकते हैं। तो यही बात है कि राजनीति भी यहां पर आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। और सबसे जरूरी बात है कि मुद्दे बेशुमार हैं, चुनौतियां बेशुमार हैं। कि आप देखें कि जो बेरोजगारी की बात करें, अर्थव्यवस्था को कैसे बल मिले, और सबसे बड़ी बात है कि आप मेन स्ट्रीम। जी विपिन जी, इसमें आपने कही एक चीज देखी, देखिए सारी पार्टियां जितनी भी रही हो अपने अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से तो जो उनका जो चीजें वो दे रहे हैं जनता को, लोक लुभावन सपने दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा हर पार्टी का एक एजेंडा 370 को लेकर कहीं ना कहीं फिट होता हुआ दिखाई दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम सारी चीजें, रोजगार, व्यापारी गण और जितना पर्यटन था, वो सारी चीजें एक तरफ, लेकिन 370 का मुद्दा एक तरफ। बिल्कुल मतलब समझ लीजिए कि 50-50 पार्टीशन में सारी चीजें हुई है। निस्संदेह देखिए ये तो बिल्कुल बात तय है, क्योंकि यहाँ पर अगर विपक्ष इनके नेताओं की बात करें, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक मंच पर हैं। और यहाँ पर कि किस तरह से खिलाफत करनी है और क्या मतलब उनकी नीतियां हैं। और ये लोग भूल जाते हैं कि इतने वर्षों से अगर आत्ममंथन करें कि इतने वर्षों से किसका उद्धार हुआ, कश्मीर वासियों का क्या उद्धार हुआ। तो यहाँ पर ये तो आप लोग खुद एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। और सबसे बड़ी बात, मैं आज चर्चा में इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था, क्योंकि आपने ये प्रश्न पूछा तो मैं उस बात का भी जिक्र करूंगा कि कश्मीरी पंडितों का अपने ही मुल्क में शरणार्थी बने हुए हैं, तो क्यों भूल जाते हैं आप? बाहर वालों के लिए तो आपका दर्द सामने आ जाता है कि जब वहां पर किसी की हत्या होती है बाहर नसरुल्लाह की, तो लेकिन यहां पर जो कश्मीरी पंडितों के उन भाई बहनों के साथ जो उनका नरसंहार हुआ, उसमें कौन से नेता आगे खड़े हुए? और सबसे बड़ी बात है, जब वो कश्मीर फाइल्स आई, फिल्म आई, सर तो शायद आपने भी थोड़ी सी राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था वहां पर तो शायद उनकी बाइट आपने भी सुनी होगी, जहां उन्होंने अचानक से जो कश्मीरी पंडित है उनको रेफ्यूजीज कह दिया था। उसके बाद उन्होंने वापस से करेक्शन करा उसको, क्योंकि आपने कश्मीरी पंडितों का यहाँ मुद्दा बोला तो मुझे एक बात याद आ गई जो मुझे लगा दर्शकों को बतानी बहुत जरूरी है। अगर बाइट होती तो काश मैं आपको यहाँ पर सुना पाती। ठीक है, ओवर टू यू सर। जी जी, देखिए मुद्दा ही वही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम अगर दलितों की बात करें, वाल्मीकियों की बात करें, गोरखा उनकी बात करें, भाई बहनों की, तो वहां पर उनको क्यों नजरअंदाज करा गया इतने वर्षों से? तो यहां पर अगर आप एक तरफ इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं कि सबको एक साथ लेके चलना है, तो वहां पर ये ऐसा क्यों व्यवहार करा गया उनके साथ, उनको क्यों पीछे रखा गया? तो यहां पर मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है, कई मुद्दों पे चुनाव, यहां पर नेता ने, भले ही नेताओं ने अपने संकल्प पत्र, इलेक्शन मैनिफेस्टोज में अलग अलग वायदे करे हों, लेकिन यहां पर जनता जनार्दन होती है। वो भली भांति समझती है
कि नेताओं के कथनी और करनी में कितना फर्क है, या वो लोग कितना सही मायने में उनकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। तो यहां पर मुझे लगता है कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व हुआ है, ये मुद्दों पे हुआ है, अपने अपने मुद्दे हैं हर किसी के, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, मतभेद हो सकता है, कि लेकिन आपस में मकसद एक होना चाहिए कि कैसे हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात है, घूम फिर के उसी पे आती है अर्थव्यवस्था पे, कि आप सकारात्मक बातें वो उसके लिए सुनने के लिए कान तरस गए। आधे से ज्यादा समय अक्षय जी व्यतीत हो जाता है एक दूसरे पे लांछन लगाने में। नेता, राजनीतिक दल और एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहते हैं कि आपके कार्यकाल में ये हुआ, या आपने इनको नजरअंदाज करा, या आपने तुष्टीकरण की राजनीति करी। तो यहां पर मुझे लगता है सबको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। आपने जनता के लिए क्या किया, जनता के पास क्या संदेश दिया, क्योंकि जनता नेताओं को रोल मॉडल समझती है, तभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलती है अपना बेशकीमती वोट डालने। वो भी घरों में बैठे रहे, नहीं तो वो जनता से, नेताओं से ये उम्मीद लगाते हैं कि वो उनके अधूरे सपने पूरे करें, उन चीजों को मुकम्मल करें जो इस समय अंजाम तक नहीं पहुंचे हैं। तो यहां पर मुझे लगता है कि ये जब 21वीं सदी का दौर है, यहां पर उम्मीदें भी 7वें आसमान पर है जनता की। नए एक्सप्रेसवे चाहते हैं, और नए फ्लाईओवर्स चाहते हैं, मेट्रो रेल कनेक्टिविटी चाहते हैं, नए एम्स चाहते हैं, आईआईटीज चाहते हैं, आईएम्स चाहते हैं, शिक्षा स्तर, शिक्षा मॉडल अव्वल दर्जे का हो, हेल्थ मॉडल अव्वल दर्जे का हो। कोरोना काल के बाद हमने देखा जब प्राण वायु ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मच गया। तो यहां पर मुझे लगता है कि अब नेताओं को समझ लेना चाहिए कि जनता उन्हीं को स्वीकृति देगी, उन्हीं को आप अपना बेशकीमती वोट देगी जो इन मुद्दों पर खरे उतरेंगे। जी सर, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो वो परिणाम में कितना उसको प्रभावित कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रीय दल है, जैसे मैं पहले बता रही थी, क्षेत्रीय जो दल होते हैं ना, उनका भी अपना दबदबा होता है, क्योंकि उनके जो नेता होते हैं ना, वो जनता के बीच में बहुत ज्यादा निकल रहे होते हैं, और वहीं सारे लोकल्स होते हैं। अब बड़ी पार्टियों के जो चेहरे होते हैं, अमूमन क्या होता है कि चुनावी रैली के दौरान वहां पर पहुंच रहे हैं, जनता के बीच में मैनिफेस्टो रख रहे हैं, और रूट्स पर अगर पार्टी ने काम नहीं करा है तो कहीं ना कहीं जनता उससे प्रभावित नहीं है, जनता प्रभावित है क्षेत्रीय दलों से। अब ये भी कहीं ना कहीं बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो रोल निभाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, मैं आपके साथ पूरी तरह इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि ये निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं, या आप क्षेत्रीय क्षत्रपों की बात कर रहे हैं, तो ये इनकी बहुत अहमियत होती है। और लोकतंत्र के महापर्व में कि ये लोग किंग मेकर की भूमिका में उभर के आ सकते हैं, और अंत में सारी चीजें, सब निगाहें नेताओं की इनकी तरफ होती है कि जो अगर सरकार बनानी है या सत्ता पे किसी को काबिज होना है तो इनका सहारा लेना पड़ता है। और मैं उदाहरण के तौर पे बोलना चाहूंगा नीतीश कुमार जी का नहीं, आप अगर बिहार के संदर्भ में बात करें खासतौर पे, कि चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, वो प्रदर्शन जेडीयू का उतना बेहतरीन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। लेकिन फिर भी जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आती है तो वहां पर उनको स्वीकृति मिल जाती है, और वो उनको उनके नाम पे रजामंदी हो जाती है, और वो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। और वही बात है कि जब यहां पर मोदी सरकार की बात हुई है तो यहां पर भी समर्थन उन्होंने दिया है, और जिसके कारण आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बारी कार्यभार संभाल रहे हैं और एनडीए की सरकार बनी है। तो यहां पर मुझे लगता है कि हर एक फर्स्ट टाइम वोटर की अपनी अहमियत है, स्विंग वोटर की अपनी अहमियत है, महिला वोटर्स की अपनी अहमियत है। और ये बातें देखिए, ये बड़ा निर्णायक साबित होगा, और एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी बात बोलूंगा, केस स्टडी बन के उभरेगा। ये जो जम्मू और कश्मीर का चुनाव हुआ है अभी, ये अपने आप में कई वर्षों तक इसकी मिसाल दी जाएगी कि एक केस स्टडी, कि यहाँ पर जितने खासतौर पे विदेशी मीडिया बोल रहा था कि यहाँ पर वो जमहूरियत वाली बात नहीं है, ये लोग जमहूरियत को क्यों नहीं दोबारा कायम कर रहे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो बढ़ चढ़कर एक आम आदमी ने यहाँ पर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाई है, बहुत इससे प्रेरणा मिलेगी। जी सर, एक चीज आपसे और जानना चाहूंगी, क्या लगता है इस बार आपको जो वोटिंग पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला, वोट टर्नआउट भी उन्होंने बताया कि अपने घरों से निकल कर जो है सबने वोटिंग करी है, जनता के अंदर ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा कि जनता घर से बाहर निकल रही है? वही जनता है जो वोट देने नहीं जाती थी डर के मारे, या खौफजदा होकर, या कहीं ना कहीं पार्टियों के प्रेशर होते थे, जबरदस्ती वोटिंग कराई थी। तमाम खबरें आपने भी देखी होंगी, हम लोगों ने भी देखी यहाँ पर। लेकिन इस बार ऐसा क्या इम्पैक्ट पड़ा कि जनता बिल्कुल खुशी खुशी जा रही है वोट देने यहाँ पर? ऐसी कौन सी बात थी जो जनता को लगा कि इस बार तो घर से निकलना और वोट तो देना ही पड़ेगा? देखिए, 3-4 कारण है। सवाल आपका बहुत अहमियत रखता है कि एक तो अब चुनाव आयोग ने अपने बड़े अच्छे प्रयास करे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी कि
कि जन जागृति लाने में, जनता को जागरूक करने के लिए और उनको समझाने के लिए कि ये चुनाव क्यों अहमियत रखते हैं, कि आपकी अगर आपको तस्वीर बदलनी है और आपको अपने एक नई सुबह का आगाज करना है तो आपको जमहूरियत और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने के लिए। निश्चित। और दूसरी बात है कि आपको यहाँ पर जो एक जन जागृति आई है और साथ में सबसे बड़ी बात है शासन प्रशासन की तरफ से आश्वस्त करा गया कि आप बिल्कुल निर्भीक होकर बाहर निकलें बिना किसी झिझक के, कोई किसी तरह का ऐसा खतरा नहीं है कि यहाँ पर। और ये देखिए उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज जो ये 3 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, कोई आतंकी हमला नहीं, किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं। तो यही उम्मीद हम लोग लगा के बैठे थे कि जो नया कश्मीर कब बनेगा, यही वो नया कश्मीर है। और यहाँ पर तो देखिए इसको तो ये तो सबके हित की बात है, यहाँ पर तो इसमें कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए कि एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ा जाए, लांछन लगाए जाए या सियासी रोटियां सेकी जाए। मुझे लगता है कि ये कुछ अच्छी बातें जो हैं, सकारात्मक बातें कुछ जो देश हित के लिए हो रही हैं, तो वहां पर मुझे लगता है अपना निजी स्वार्थ छोड़कर, अपना निजी फायदा नुकसान सब कुछ छोड़कर एक तरफ रखकर यहां पर एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए। जो सरकार की आप खामियां उजागर करें वो बिल्कुल वो लोकतंत्र की खूबसूरती है, मुकम्मल तरीके से आवाज उठाए। यहां पर पत्रकार लोग, मीडिया लोग, सब लोग खड़े हैं साथ में विपक्ष के, लेकिन यहां पर कुछ अब अच्छी बातें, आधा ग्लास अगर खाली है तो आधा भरा भी है। इट इज द वे वी परसीव एंड द वे वी लुक एट थिंग्स। तो यहां पर दोनों चीजें हैं, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। और यहां पर अच्छी बात है क्योंकि देखिए वो एक दौर था मैं स्कूल में पढ़ा करता था जब पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग गया, शंकराचार्य मंदिर और उसके बाद शालीमार निषाद गार्डन, बगीचे देखे, कितने खूबसूरत थे। और फिल्मों में हम देखा करते थे, फिल्म शूटिंग वहां पर हुआ करती थी, कश्मीर, डल लेक, ओबराय पैलेस हुआ करता था। तो इतने वर्षों से फिर एक वैक्यूम गैप सा आ गया जब मिलिटेंसी हुई, तो और फिर लोग दूसरी तरफ हिल स्टेशंस की तरफ रुख करने लग गए। यहां पर तो वर्तमान के दौर में अगर हम लोग एक हो जाएं, सब एकजुट हो जाएं और ठान ले, कमर कस ले यहां पर कि हम लोग वही दौर को दोबारा लेके आएंगे जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था और कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता था। तो यहां तो वो दिन भी दूर नहीं कि जब हिंदुस्तान सही मायने में आत्मनिर्भर भी बनेगा, महाशक्ति भी बनेगा, आर्थिक महाशक्ति भी बनेगा, विश्व गुरु भी बनेगा। तो यहां पर सोच हमारी जानी चाहिए और कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। और इन्वेस्टर समिट्स करिए, आप मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाइए, उससे कितना अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। और मैं उसी बात को दोबारा दोहराऊंगा, डॉक्टर राकेश कुमार ने जो एक नजीर पेश करी है, ये रात दिन की मेहनत है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, वो मेहनत का ही नतीजा है कि जो उन्होंने ये एक सफल आयोजन करा है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का ग्रेटर नोएडा में। तो वहां पर अगर हम एक दौर हुआ करता था, अक्षय जी मैं उस बात का उल्लेख करना चाहूंगा आज इस चर्चा में, जब हिंदुस्तान तवज्जो देता था व्यापार को। वर्तमान के दौर में हम लोग तवज्जो देते हैं उत्पादन को, मैन्युफैक्चरिंग को। तो इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलता है। और यहां पर सबसे बड़ी बात है, ये दौर है कि हम तवज्जो दें वोकल फॉर लोकल को, और एवरी प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात है कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इस पे अमल करने का समय है कि हम देखें कि कैसे कितना, अगर सरकार दावा कर रही है रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शंस हुए हैं, रिकॉर्ड एफडीआई कलेक्शंस हुए हैं, और एक्सपोर्ट टर्नओवर अच्छा हो रहा है जी। और जम्मू कश्मीर भी कहीं ना कहीं इसका हकदार हो सकता है, बशर्ते वहां पर जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां, वो ठीक बनी रहे। सर एक सवाल और है, देखिए अगर कुछ टाइम पहले की बात अगर करें, थोड़ा सा और रिवाइंड करें, थोड़े साल पहले रिवाइंड करें, तो अमूमन ये तस्वीरें कश्मीर से देखने को मिलती थी जहां पर सेना के जवान को गाड़ी से बांध दिया गया है, जहां पत्थरबाजी कर रहे हैं, और उसके बाद वहां बिल्कुल दिख रहा है कि सेना को किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। जब वो सेना निकल रही है वहां रूट पर बाहर निकल रही है तो उनको पत्थर मारे जा रहे हैं। लेकिन अब के कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है जब से ये 370 और 35 से का मामला हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं कश्मीर थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई पड़ा। तो मैं जानना चाहूंगी क्या आपने भी वो बदलाव देखा? देखिए बिल्कुल बदलाव देखा। आप जब ये बात का वर्णन कर रहे थे तो वो ये दिल दहलाने वाली बातें, क्योंकि मैं फौजी परिवार से आता हूं, एक फौजी का बेटा हूं, तो यहां पर तो कितने दुख की बात है कि जब हमारा युवा गुमराह हो गया था, अपनी फौज को दुश्मन समझ बैठा था, पत्थरबाज बन गया था, तो वहां पर सोचिए कि कहां किस दिशा में जा रहे थे ये लोग। तो यहां पर अब मुझे लगता है कि ये वो दौर और आज के वर्तमान दौर में जमीन आसमान का फर्क है।
तो यहां पर वही बात है कि यहां पर सबकी भूमिका की अहमियत है। बूंद बूंद सागर बनाता है, और यही बात है, सरकार का भी नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो यहां पर एवरी ड्रॉप इन द ओशन मैटर्स। और यहां पर जब तक हम लोग ये समझे मूर्दर्शक बने रहे, जैसे मिसाल के तौर पे अगर महिलाओं के प्रति दुष्कर्म हो रहा है, तो वहां पर अगर आप मूर्दर्शक बन के बैठे रहेंगे तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। तो यहां पर ये हमारे को समझना है कि कुछ मुद्दे जो सबके साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर एक आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अपनी हिस्सेदारी, अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है सर, अब बात करते हैं हम लोग गुपकार गठबंधन पे। तो चुनाव के बाद क्या फिर से सक्रिय हो जाएगा गुपकार गठबंधन, और इनकी थोड़ी डिटेल्स भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बड़ी बारीकी से आपने ये पूरे चुनाव की प्रक्रिया भी देखी है, और क्योंकि कश्मीर की सारी बातें भी आप यहाँ पर जान रहे हैं। तो गुपकार जो गठबंधन है, क्या उसके सक्रिय होने के चांसेस फिर से हैं? क्योंकि ये तो बंद हो गया था बीच में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी तकरार भी हो गई थी और कहीं ना कहीं थोड़े ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन अब वापस से क्या उठता हुआ नजर आएगा? देखिए क्या होता है कि अब इसका आपकी बात का उत्तर मैं एक उदाहरण से दूंगा। जैसे 2024 के जो लोकसभा के चुनावों के नतीजे आए जी, तो अगर हम मान के चलें कि कांग्रेस उतनी सीटें नहीं निकाल पाती, तो वहां पर क्या होता, मनोबल, क्योंकि चुनाव अगर रणनीति पे निर्भर करते हैं तो मनोबल पे भी बहुत कुछ निर्भर होता है कि आपका संगठन में कितनी ऊर्जा है और कितने वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो यहां पर एक नई उम्मीद की किरण आई कांग्रेस में, जो फलस्वरूप की जो लोकतंत्र के मंदिर में दिखता है कि जब राहुल गांधी पूरे दमखम से अपनी बात रखते हैं, सरकार को घेरते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं, तो वही बात है कि अब जब चुनावों के नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को, तो वहां पर ये बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं, इसमें कोई शक शुमा नहीं है कि जो गुपकार गुट है वो बिल्कुल दोबारा सक्रिय होगा। सक्रिय तो अभी भी है, लेकिन वो और पूरे दमखम से उस मुद्दे को उठाएगा कि कैसे आपने 370 को हटाया, 35 को हटाया, और सरकार को घेरने का काम करेगा। ठीक है विपिन सर, यहाँ पर ये भी देखने को मिला, देखिए शुरू में जब हमने डिबेट शुरू करी थी तो यही एक सवाल जहन में बार बार उठ रहा था, 370 और 35 से पूरा चुनावी मुद्दा इसी को लेकर, एक जिन्होंने इसे हटाया और एक जो बहाली का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जनता के मन में कई सारे सवाल उठते होंगे कि आखिर करना क्या है, क्योंकि देखिए जनता है बटी, किसी को कुछ पसंद है, किसी को गुलाब पसंद है, किसी को कमल पसंद है। लेकिन जब ये जहां पर ऐसी पार्टियां आ जाती हैं और ये कहने लगती कि हम ये करेंगे, क्योंकि देखिए 370 का मुद्दा बहुत बड़ा रहा, जब वो एक निर्णय लिया गया तो पूरे देश में खुशी की लहर देखने को मिली, कहीं ना कहीं दौड़ी, और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही भी हुई, वो एक फेस थे, वो तमाम ऐसी चीजें थी। लेकिन अब ये पार्टियां यहाँ पर तुरी हुई हैं कहीं ना कहीं 370 की बहाली करने के लिए, 35 की बहाली करने के लिए। अक्षय जी, मैं आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है बहुत अहमियत रखता है ये सवाल। देखिए एक शब्द अंग्रेजी का हमने सीख लिया था, रेफरेंडम जी। रेफरेंडम कुछ मुद्दों पर तो समझ आता है, अब कश्मीर पे रेफरेंडम की बात कर रहे हैं कि आप मतलब रेफरेंडम निकालें और वो जनता से पूछें आप किसकी तरफ जाना चाहिए कश्मीर। कमाल की बात है। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कश्मीर हिंदुस्तान का एक अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा आजीवन। तो यही बात है कि ये चीजें आप बाकी मुद्दों पर सरकार को घेरें, बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। विपक्ष की किसी भी एक आम आदमी को बिल्कुल उसको पूरा हक बनता है। प्रधानमंत्री को कितने लोग क्या क्या बातें बोल जाते हैं, लेकिन कश्मीर पे कोई समझौता नहीं, किसी तरह का कोई इफ एंड बट नहीं यहां पर। तो यही बात है कि ये बात समझ लेनी चाहिए कि गुपकार गुट हो या कोई और बाकी बात करे कि हम ये 370 को दोबारा वापस इसकी बहाली होगी, ऐसा ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि एक बात तय है कि एक राष्ट्र, एक संविधान, एक झंडा, तो यहां पर उसके तहत बिल्कुल ये देश सबका है। किसी ने ये बोला नहीं कि कोई एक कम देश प्रेमी है, कि कम देश भक्त है। ये स्वाभाविक है, जो देश में रहता है वो अपने देश से प्रेम करेगा ही करेगा। वो चाहेगा हमारा देश आगे बढ़े और देश तरक्की करे और अर्थव्यवस्था भी आगे जाए, बेरोजगारी की समस्या से हम निजात पा पाए। तो यही बातें मुझे लगता है कि अब इस समय कुछ मुद्दों पर रणनीति, अपनी जो विचार है वो विपक्ष को भी बदलने पड़ेंगे। और ये बात तय है कि सत्ता को भी कई चीजों में अपने विचार बदलने चाहिए कि अगर वो आप कुछ मुद्दे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं कि जिनको लेकर अभी भी मणिपुर को लीजिए आप कि अगर वो प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, दिवाली जाके फौजी भाइयों के साथ मनाते हैं, जो कि बहुत सराहनीय बात है जी। और लेकिन साथ साथ उन मणिपुर में जो हो रहा है वहां पर वो क्यों नहीं गए। तो ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिससे एक
मुझे लगता है एक सेल्फ गोल हो जाता है। और उसके ज्यादा कि मणिपुर वालों का भी आप दर्द समझिए, और प्रधानमंत्री से ही उम्मीद लगाएंगे लोग, तो वहां पर अभी तक क्यों नहीं उसकी तरफ ध्यान गया। तो ऐसी और भी कई बातें हैं जिसमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष को भी सोचने पड़ेंगे और पक्ष को भी, जो सत्तारूढ़ है, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि आखिर जनता की भलाई किन चीजों में है। विपिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे जानकारी इतनी सारी दी, हमारे साथ आप यहाँ पर डिस्कशन में शामिल हुए।